हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और आज के क्लास में हम आपका जो है 5 नंबर चैप्टर जो है शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का आज आपका फर्स्ट क्लास है और आप सभी को पता होगा कि किसी भी चैप्टर का फर्स्ट क्लास काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज के क्लास में जो है हम लोग जानेंगे कि आखिर समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है। और इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में जितना भी आप लोगों को कंसेप्ट और जितना भी फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, सारे कंसेप्ट और सारे फार्मूला को आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा चैप्टर आपको अच्छा से समझ में आ सके तो इस क्लास को लास्ट तक देखना जरूरी है, क्योंकि सारे पूरे चैप्टर को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कहाँ जरूरी पड़ेगा, सारा चर्चा आज के क्लास में हम लोग करने वाले। तो लास्ट तक जो है जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक जो है पूरा पढ़ा चुके हैं। पूरे सभी क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं, जितने भी फार्मूला कंसेप्ट है सभी हम पढ़ा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक जो है चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सभी क्लास को नहीं देखे हैं, तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जरूर जो है देख लीजिएगा। तो चलिए जो है आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो है हम लोग इसके कंसेप्ट और फार्मूला को जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी जो है वो क्या होता है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है जिसका सार्व अंतर यानी कि D समान हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं जिसका सार्वंतर यानी कि D क्या हो, समान हो। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि श्रेणी क्या होता है, तब तो हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। देखिए, समांतर श्रेणी एक शब्द है समांतर श्रेणी और एक शब्द है सीधा श्रेणी। तो देखिए, श्रेणी को आप इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। पूरा क्लियर समझाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं मैथ के अंदर, देखिए 9th में यह चैप्टर जो है समांतर श्रेणी चैप्टर जो है यह एक नया चैप्टर होता है 10th वालों के लिए। किसके लिए? जो स्टूडेंट 10th में आए हैं, 10th में पढ़ाई जो है अभी स्टार्ट किए उसके लिए, क्योंकि 9th में समांतर श्रेणी नाम का या फिर एक फर्स्ट क्लास से 9th तक कोई भी इस टाइप का जो है आपको पढ़ाई देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आप एक नया चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और सारे बातों को ऐसे बताएंगे कि अगर आप कभी भी नहीं पढ़े हैं तो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। समांतर श्रेणी आपके सामने एक शब्द है। तो देखिए, 2 शब्द हमने आपको यहाँ पर बताया। एक शब्द तो है समांतर श्रेणी और दूसरा क्या है? श्रेणी। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि श्रेणी क्या होता है। श्रेणी आप समझ जाएंगे तो समांतर श्रेणी भी आप समझ जाएंगे। देखिए, समांतर श्रेणी क्या होता है, इस बातों को समझते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ नंबर दे देते हैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए ये आपका एक थैला था, मान लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप बातों को सिंपल लेवल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 4 है आपका, इसके बाद 8 है, 6 है, इसके बाद जो है आपका मान लीजिए कि 10 है, 12 है और इसके बाद मान लीजिए 14 है। इतना संख्या हम दे देते हैं और 2 छात्र हैं, यह फर्स्ट छात्र है और ये सेकेंड छात्र है, दूसरा छात्र है। अब इस दोनों को हम क्या कहते हैं कि एक, देखिए हमने तो इसको क्या कर दिया, तो मिक्स करके जो है दे दिया और हम छात्र को बोलेंगे, दोनों जो छात्र हैं दोनों को बोलेंगे, दोनों स्टूडेंट को, कि इसको क्या करो, एक सीरीज में लिखो, एक लाइन में लिखो, ठीक है। तो कुछ दोनों छात्र अलग अलग से लिख सकता है। पहला छात्र क्या करेगा, बढ़ते क्रम में लिख लेगा। तो जैसे मान लीजिए कि पहला छात्र क्या किया, तो यहाँ पर जो है 2 को सबसे पहले ले लिया, फिर 4 को लिया, फिर 6 को लिया, फिर 8 को लिया, फिर 10 और फिर 12 को लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का सभी संख्या उस छात्र ने, फर्स्ट छात्र ने ऐसे जो है इसको लिख दिया। दूसरा छात्र जो है वो क्या करेगा, वो इस तरह से ले लेता है, ठीक है। वो मान लीजिए कि 2, 4, 8, 12, 6, 10 इस तरह से वो ले लेता है। अब देखिए, इसी संख्या को 2 तरह से हमने यहाँ पर क्या किया है, लिखा है। अब जानते हैं
कि श्रेणी क्या होता है और समांतर श्रेणी क्या होता है, इसके आधार पर आप समझ सकते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं, समझिए आप यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट छात्र ने जो संख्या को एक सुसज्जित रूप में लिखा है वो भी और ये भी, दोनों क्या है, श्रेणी है। याद रखिएगा, दोनों क्या है, श्रेणी है। लेकिन समांतर श्रेणी कौन है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, दोनों फर्स्ट छात्र और सेकंड छात्र दोनों जो एक जो है लाइन में क्या किया है, संख्या को सजाया है, दोनों क्या है, श्रेणी है। श्रेणी है, श्रेणी जो होता है वो सीधी होता है। याद रखिए, श्रेणी का अगर सिंपल अर्थ देखा जाए तो आप इसको श्रेणी या सीरीज बोल सकते हैं। लेकिन देखिए, सीधी भी आप दो तरह से आप बना सकते हैं। देखिए, सीधी ऐसे मान लीजिए, पहले इसको समझ लेते हैं, सीधी को भी आप समझ सकते हैं, वहां भी समझ सकते हैं। ये हम एक सीधी बनाते हैं, या एक सीधी हमने क्या किया, बनाया। इस सीधी में हम एक चीज ध्यान में रखें कि सभी जो आपका क्या है लगा हुआ यहाँ पर, जो भी जिसमें पांव रखते हैं स्टेप है, वो समान दूरी पर है। सभी के सभी जो है एक एक फीट के दूरी पर है। लेकिन वही जगह दूसरा सीढ़ी हम बनाते हैं, और दूसरा सीढ़ी क्या है, एक तो है फर्स्ट स्टेप यहाँ है, सेकेंड स्टेप यहाँ है, थर्ड स्टेप हो गया बहुत बड़ा, फोर्थ स्टेप हो गया फिर ऐसे। तो देखिए, सीढ़ी दोनों है, ये भी सीढ़ी है और ये भी सीढ़ी है, लेकिन इसको बोलेंगे हम समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे इसको, समांतर श्रेणी, क्योंकि इसमें सभी स्टेप के बीच में जो दूरी है वो समान है, और इसको हम सीधा श्रेणी बोलेंगे, और यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी का आप सीढ़ी के आधार पर आप समझ गए। लेकिन इस जो हमने आपको ये जो बताया, आपको कौन सी, तो जो ये परिभाषा, इसके आधार पर अब हम बातों को समझते हैं कि श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी देख लिए, अब से जो है परिभाषा के आधार पर हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो श्रेणी क्या है, आपने समझ गया, दोनों ही श्रेणी है। जो फर्स्ट स्टूडेंट ने सजाया वो भी और सेकंड वाले का, दोनों का क्या है, श्रेणी है। लेकिन यह श्रेणी समांतर श्रेणी कब कहलाएगा, तो देखिए कब कहलाएगा। यहाँ पर एक खास बात आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी कितना है, बीच का अंतर कितना है, 2 है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर भी क्या है, 2 है। और यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर भी क्या है, 2 है। और यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर भी क्या है, 2 है। और यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर भी क्या है, 2 है। क्योंकि देख सकते हैं 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अंतर है दो पदों के बीच में, वो सभी जगहों पे समान है। लेकिन बात किया जाए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर कितना है, तो अंतर है 2। लेकिन 4 से 8 जाने में डायरेक्ट अंतर आ गया 4 का, फिर 8 से 12 जाने में फिर अंतर आ गया 4 का। लेकिन फिर यहाँ से यहाँ जाने में आप 12 से जो है 6 जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो कमी है वो कितने का है, 6 6 12 होता तो 6 का है। और फिर 6 से 10 के लिए आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 4 अंतर है। मतलब यहाँ पर जो दूसरा जो आपका स्टूडेंट है उसने जो लिखा, उस दो संख्या के बीच में कहीं पे 2 अंतर आ रहा है, कहीं पे 4 आ रहा है, कहीं पे 6 आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो है वो जो आप देख सकते हैं जिसका जो है सार्व अंतर है वो एक जैसा नहीं है। इसी को कहते हैं सार्व अंतर। दो पदों के बीच का जो अंतर कहलाता है इसी को सार्व अंतर कहते हैं। यहाँ पर सार्व अंतर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। तो ये जो सार्व अंतर है वो जो है वो समान नहीं है, समान नहीं है। इसका मतलब यह जो दूसरा स्टूडेंट ने जो लिखा है यह समांतर श्रेणी नहीं है। बात करा जाए फर्स्ट का, तो आप देख सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि दो पदों के बीच का जो अंतर है जिसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, ये देखिए इसको क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर यहाँ पर ही आप समझ लीजिए कि दो पद के बीच का अंतर कितना है, तो 2-2 है। मतलब 2-2 का मतलब है कि सभी जगह पे एक जैसा है, यानी कि समान है। तो इसी कारणों से हम जो आपका फर्स्ट जो श्रेणी है इसको समांतर श्रेणी कहेंगे। तो समांतर श्रेणी क्या होता है आपने समझा। और समांतर श्रेणी इसको हम बोलेंगे D1 बोलेंगे, इसको D2 बोलेंगे, इसको D3 बोलेंगे। इसका चर्चा हम आगे भी करने वाले हैं। तो जो सार्व अंतर होता है उसको हम D कहते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर केवल यह समझे हैं कि आखिर समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी क्या होता है, यहाँ पर हम क्या किए हैं, समझे हैं। अब बातों को समझिए। तो आपने समझा कि समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी
जो है उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है जिसका सार्वंतर, यानी कि उसी को सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, सार्वंतर क्या हो, समान हो। अब कुछ उदाहरण भी यहाँ पर ले लिए, देखिए उदाहरण नंबर 1 देखिए, 5 से 10, 10 से 5, 10, 15, 20, 25। और दूसरा उदाहरण है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... ये दो आपका क्या है, तो हम ये समांतर श्रेणी है, दोनों में कुछ अंतर है, आप बातों को समझिए। यहाँ से देखिए 5 का अंतर है, 5, 5, 10, देखिए 10 में आप क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे तब 15, 15 में आप क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे तब 20, 20 में आप 5 जोड़ेंगे तो 25। इसका मतलब सभी जगहों पे अंतर क्या है, एक जैसा है। यहाँ भी वही बातें हैं, 1 में आप 1 जोड़ेंगे तो आपको 2 मिलेगा, फिर 2 में आप 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 3 में आप 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में आप 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। इसका मतलब सभी जगहों पे अंतर यहाँ भी क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब दोनों 1 और 2 दोनों क्या है, समांतर श्रेणी है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है, समझ लीजिए। और यहाँ से एक नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। देखिए जो समांतर श्रेणी होगा वो 2 प्रकार का होगा, मतलब समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित, अपरिमित एपी। देखिए एक शब्द हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एपी, एपी यूज कर रहे हैं। तो देखिए आप समांतर श्रेणी को एपी भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, एपी भी बोल सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर इसको एपी क्यों कहते हैं, तो देखिए ए जो होता है इसका मतलब होता है अर्थमेटिक और पी से होता है प्रोग्रेशन, क्योंकि समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक ए से हो गया अर्थमेटिक और पी से हो गया प्रोग्रेशन। इसीलिए हम, आप याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी को जहां कहीं भी लिखना होगा तो इतना बड़ा नहीं लिखेंगे समांतर श्रेणियां, उसको शॉर्टकट में हम एपी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि एपी जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है परिमित एपी, दूसरा होता है अपरिमित एपी। तो अब जान लेते हैं कि परिमित एपी किसे कहते हैं, अपरिमित एपी किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5, 10, 15, 20, 25 और इसके आगे कोई भी डॉट हमने नहीं दिया है, मतलब इसका अंत हो रहा है, मतलब 25, इससे आगे कोई भी पद नहीं है। तो जिसमें पदों का संख्या क्या हो, समान हो, मतलब फिक्स हो। इसमें पदों का संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें टोटल कितने पद हैं, तो 5 पद हैं। तो इसमें पदों का संख्या फिक्स है, मतलब 5 है। तो जिसमें पदों का संख्या फिक्स हो उसको हम कहते हैं परिमित एपी, और यहाँ पर पदों का संख्या कितना है, 5 है। लेकिन यहीं पर आप देखें तो देख सकते हैं कि फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डॉट का मतलब है कि और भी आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब इसमें पदों की संख्या फिक्स नहीं है। डॉट का मतलब है आप आगे और भी क्या कर सकते हैं, इसके पदों को बढ़ा सकते हैं और भी इसका पद होगा। यहाँ पर पदों का संख्या फिक्स नहीं है। तो जिस एपी में पदों का संख्या फिक्स नहीं होता उसको कहते हैं हम अपरिमित एपी। क्या कहते हैं उसे, हम अपरिमित एपी कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पदों का संख्या कितना है, अनंत है। पदों का संख्या कितना है, अनंत है। तो यहाँ पर आप 2 चीज समझ गए हैं कि एपी क्या होता है, मतलब समांतर श्रेणी क्या होता है और समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए समांतर श्रेणी को समझने के लिए कुछ संकेत आपको पता होना चाहिए जब आप चैप्टर पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे कुछ संकेत। तो कुछ संकेत क्या है, यहाँ पर फर्स्ट जो संकेत आपको याद रखना है वो है कि एपी के पदों को A1, A2, A3 डॉट से सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एपी है, मान लीजिए कि 3, 6, 9, 3, 12, 3, 15। यह क्या है, कोई एपी है। यह क्या है, कोई एपी है। यह एक क्या है, एपी है। यह आपका एपी हमने दिया। अब इसमें आपको बोला गया कि एपी के पदों को A1, A2, A3 से सूचित किया जाता है। तो देखिए यह एक पद है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, यह चौथा पद है और यह 5वां पद है। तो पद को हम लोग क्या करते हैं, A1, A2, A3 या A4 से सूचित करते हैं। तो देखिए जो 3 है इसको आप A1 कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, A2 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, A3 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, A4, और ये क्या हो जाएगा, A5 होगा। और ये लास्ट पद है, ये अंतिम पद है, याद रखिएगा। तो देखिए किसी किसी बुक में A1, A2, A3, A4, A5 आप जो है मतलब इसे सूचित किया जाता है। किसी किसी बुक में इसी को T1 बोल दिया जाता है, इसको बोल देंगे आप T2, इसको बोल देंगे T3, इसको बोलेंगे आप T4, इसको बोलेंगे आप T5।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है या तो आप A1, A2, A3, A4 या A5 कहिए, या नहीं तो आप इसको T1, T2, T3, T4, T5 से भी सूचित कर सकते हैं। और एक खास बात आपको बता दे कि जो आपका फर्स्ट पद है, ये आपका फर्स्ट पद हुआ, ये आपका क्या हुआ सेकंड पद, 6 क्या है सेकंड पद है, 9 क्या है मतलब तीसरा पद है, और जो 12 है वो चौथा पद है, और ये 15 क्या है पांचवा पद है। तो याद रखिएगा जो आपका पहला पद होता है उसको या तो आप ए कह सकते हैं, A1 कहेंगे, A1, या नहीं तो इसको आप ए भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सीधा ए बोलिए या नहीं तो A1 बोलिए, बात दोनों का क्या है बराबर है। और जो लास्ट वाला पद होगा या तो आप उसको A5 बोल सकते हैं, या नहीं तो इसको आप AN भी बोल सकते हैं, या नहीं तो इसको आप AL भी बोलेंगे, ठीक है, सीधा L, ठीक है, AN बोलिए या L बोलिए। इस 3 चीजों से आप लास्ट वाले पद को यानी कि अंतिम पद को आप सूचित कर सकते हैं। तो सिंपली अभी आप इतना समझिए कि जो AP होगा उसके पदों को हम या पहला को A1 बोलेंगे, दूसरा को A2, तीसरा को A3, और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा A4, A5, A6। आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट संकेत आपको क्या याद रखना है। दूसरा संकेत आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा में आपको देख सकते हैं कि AP के प्रथम पद को A1 या A से सूचित किया जाता है। तो जैसे हमने अभी आपको बोला 3, 6, 9, 12, 15, तो ये है फर्स्ट पद। 3 क्या है, 3 है आपका प्रथम पद है। 3 कौन चीज है, तो प्रथम पद है, और इसको आपको क्या बोला गया, या तो आप A1 से सूचित कीजिए जैसा कि हम पहले आपको बताए, या तो आप इसको A1 बोल सकते हैं, या नहीं तो आप इसे सिंपल A भी बोल सकते हैं। A1 बोलिए या नहीं तो क्या बोलिए, A बोलिए। फर्स्ट पद को यानी कि प्रथम पद को आप केवल A या नहीं तो A1 भी बोल सकते हैं, मतलब इससे सूचित कर सकते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा बात आप याद रखेंगे कि AP के अंतिम पद को AN या L से सूचित किया जाता। अंतिम पद इसमें क्या है 15 है, तो अंतिम पद को या तो आप AN बोलिए या नहीं तो आप सीधा L बोलिए, ठीक है। दोनों चीज से सूचित किया जाता है अंतिम पद को। अंतिम पद को या तो आप AN बोलिए नहीं तो L बोलिए। तीसरा संकेत क्या आपको याद रखना है, तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि सार्व अंतर को D से सूचित किया जाता है। अब सबसे पहले बात तो हम जान लेते हैं भाई सार्व अंतर होता क्या है। सार्व अंतर होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यही जान लेना चाहिए। तो देखिए सार्व अंतर क्या होता है, सबसे पहले आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हम नीचे आपको समझाने की कोशिश करते हैं और यहाँ आप समझेंगे कि आखिर सार्व अंतर क्या होता है। कोई भी AP है, उस AP का ही उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 3, 6, 9, 12, 15 यह एक AP है, और इसमें सार्व अंतर क्या होता है इस बातों को सबसे पहले आप समझ लीजिए। तो अगर कहीं पे लिखा है कि सार्व अंतर क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको सार्व अंतर क्या होता है वही आपको बता देते हैं। देखिए सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर, सार्व अंतर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है, तो याद रखिएगा AP के दो पदों के बीच के अंतर को, दो पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर, या फिर ऐसे भी दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। AP के दो पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। और याद रखिएगा कि सार्व अंतर को छोटा d से सूचित किया जाता है। किससे, छोटा d से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। सबसे पहले आपने देखा कि क्या कहते हैं, AP के दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर को जो हम लोग छोटा d से सूचित किया जाता है, आप याद रखेंगे। अब सार्व अंतर निकालेंगे कैसे, इसको देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं तो। नहीं तो आपको बता दें कि सभी का PDF जो है आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। जिस मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, मोबाइल ऐप पर सारा PDF आपको मिल जाएगा। या नहीं तो आप लोग जो है प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी,
तो LGR स्टडी प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो ऐप आ जाएगा, वहां पर आपको 10th वाला ऐप जो होगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। अब देखते हैं कि आखिर सारमंतर निकाला कैसे जाता है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, सारमंतर निकालना सीखेंगे, क्योंकि अगले जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको सारमंतर निकालना पड़ेगा और वहां पर सीखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि इसको हम फिर से अच्छा से क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। या मान लीजिए कि आपको कोई एक AP क्या किया गया है, दे दिया गया है 3, 6, 9, 12 और 15। यह एक AP आपको क्या किया गया है, दे दिया गया है। अब सारमंतर आप निकालेंगे कैसे, इसको हम यहाँ पर ही सीख लेते हैं और आगे हम आपको इसको आप आगे ज़्यादा ये करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। देखिए सारमंतर आपको बोल दिया गया कि सारमंतर को D से सूचित किया जाता है। तो सारमंतर को अगर D से सूचित किया जाता है तो हम सारमंतर निकालेंगे कैसे, तो समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको आप क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5 बोलेंगे। ये तो पहले आप समझ गए हैं। तो याद रखिएगा कि D निकालने का जो फार्मूला होता है, D निकालने का जो सूत्र होता है, देखिए यह है आपका A1, यह है A2, यह है A3, यह है A4 और यह क्या है, A5 है। तो आपको निकालना क्या है, D निकालना है, मतलब सारमंतर निकालना है। तो चलिए सारमंतर कैसे आप यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सारमंतर जब आप निकालेंगे तो यानी कि आपको क्या निकालना है, D निकालना। सारमंतर यानी कि D निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारमंतर को ही D से सूचित किया जाता है। तो सारमंतर यानी कि आपको D निकालना है। तो D बराबर फार्मूला याद रखिएगा होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो घटाएंगे किस चीज़ों को, तो देखिए यहाँ पर D बराबर आप लिखेंगे, A2 का वैल्यू आप देख लीजिए कितना, A2 का वैल्यू है 6, A2 का मान कितना है, 6 है। तो 6 माइनस A1, तो A1 का मान आप देख सकते हैं कि 3 है। तो 6 माइनस 3 करेंगे तो D का मान आपको आ जाएगा कितना, तो D का मान आ गया 3। और यही क्या है, आपका अंतर है, मतलब सारमंतर है। तो सारमंतर आप कैसे निकालते हैं समझ गए, देखिए। और इसको आप D1 भी बोल सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, तो यहाँ से यहाँ का अंतर है 3 और इसको आप क्या बोलेंगे, D1 बोलेंगे। तो D1 बराबर कितना आ गया, D1 बराबर आपका आ गया 3, ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ का अगर निकालना चाहेंगे तो इसको बोलेंगे D2। तो देखिए D2 आप कैसे निकालेंगे, D2 जब कभी भी निकालने का अगर के लिए बोला जाए, D2 का जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत तो पड़ेगा तो आप कैसे निकालेंगे। तो D2 बराबर फार्मूला याद रखिएगा कि A3 माइनस A2 होता है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 होता है D2 का फार्मूला। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस बातों को समझिए हल्का। इसको ये कर देते हैं, देखिए समझिए कि D2 का फार्मूला क्या होगा। तो D2 का फार्मूला जो है आपने लिखा और D2 का देख सकते हैं, A3 का मान कितना है, तो 9 है। A3 का मान 9 है, तो 9 माइनस यहाँ पर A2 का मान ले लेंगे, कितना है, 6 है। A2 का मान 6 है। तो यहाँ पर आप इसी तरह से क्या करेंगे, D2 बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि D2 का मान भी कितना आ रहा है, D2 का मान भी 3 आ रहा है। क्योंकि देखिए पहले ही हम आपको बता दें कि यह एक AP है और AP है तो सभी जगहों पे सारमंतर क्या होगा, समान होगा, यानी कि D का मान समान होगा। अब यहाँ से यहाँ जो हम निकालेंगे तो ये कहलाएगा D3 और D3 भी यहाँ पर आपका 3 ही होगा। क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, अगला में से पिछले को घटाते हैं। तो 12 में से 9 को घटाइएगा तो 3 मिलेगा। फिर यहाँ से यहाँ जब आप निकालेंगे अंतर तो ये कहलाएगा D4। क्या कहलाएगा, D4 कहलाएगा। और इसको हम क्या बोले, D4 का वैल्यू भी यहाँ पर कितना आएगा, तो 3 ही आएगा। तो D1 D2 D3 D4 क्या होता है आप समझ गए होंगे। और जो आपका सारमंतर है यानी कि D है वो कैसे निकालते हैं वह भी आप जो है समझ गए होंगे। अब यहाँ इसको भी आप जो है वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, यानी तो आप सिंपली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरा जो बात है याद रखना आपको कि AP के n पदों के योग को SN या S से सूचित किया जाता है। n पदों के योग को SN या S से सूचित किया जाता है। इस बातों को यहाँ पर समझते हैं कि आखिर क्या बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर यह एक AP आपको दे दिया गया है, यह AP दे दिया गया है और बोलेगा कि इस AP के 3 पदों का योग बताओ। कितने पदों का योग बताओ, 3 पदों का योग। तो देखिए यहाँ पर बोलेगा कि AP के n पदों के योग को SN या S से सूचित किया जाता है। तो देखिए
SN या S से सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि योग होता क्या है। जैसे ये AP हमने आपको दे दिया और बोला कि बताओ कि इस AP के 3 पद का योग कितना है। कितने पदों का? 3 पदों का योग। तो 3 पदों का योग जैसे बोला गया, इसका मतलब S3। S का मतलब होता है सम। S का मतलब क्या होता है? सम। और सम मिस होता है जोर। सम मिस क्या होता है? जोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? S3 निकालना है, मतलब 3 पदों का योग निकालना है। तो 3 पदों का योग देखिए, हाँ, हम बिना फार्मूला का निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यह है फर्स्ट पद, यह है सेकंड पद और यह थर्ड पद, मतलब तीसरा पद है। तो यहाँ पर पहला पद 3 है, दूसरा पद है 6 और तीसरा पद है 9। तो 3 यहाँ पर तो S3 का मान कितना हो जाएगा? S3 का मान हो जाएगा 6 3 9 9, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो देखिए, जब कभी भी आपको क्या किया जाए, योग निकालने के लिए बोला जाए, तो आप इस तरह से अभी नहीं निकालेंगे। अभी तो हम आपको सिंपली जोड़ करके बता दिए हैं, लेकिन इसका फार्मूला भी हम आपको बताएंगे कि SN का फार्मूला क्या होता है। तो अभी केवल इतना आप याद रखिए कि जो भी AP होगा उसके पदों के योग को या तो आप SN से सूचित करेंगे, नहीं तो S से सूचित करेंगे। अब एक बात और यहाँ पर आपको हम बता देते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बच्चे यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि AP के यहाँ पर आपको 6 पॉइंट ही हम लिख देते हैं, 6 नंबर पॉइंट लिख देते हैं कि AP के पदों के संख्या को पदों के संख्या को N से सूचित किया जाता है। N से सूचित किया जाता है। क्या आप याद रखेंगे कि AP के पदों के संख्या को, किस चीजों को? तो पदों के संख्या को N से सूचित किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, आखिर अगर जैसे बोल दिया जाए कि आपको बताना होगा कि बताइए कि इस AP में कुल कितने पद हैं, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि इस AP में N का मान कितना है। किसका मान? N का मान कितना है? तो N का मान क्या होता है? पदों का संख्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर इस AP में जो है N का जो मान है वो कितना होगा, तो आप समझिएगा, याद रखिएगा कि इस AP में N का मान जो है, देखिए 1 2 3 4 5, तो N का मान कितना होगा? 5 होगा। मतलब किसी भी AP में जितना भी पद होगा, पद के संख्या को ही हम क्या किससे सूचित करते हैं? N से। तो मतलब इस AP में N का मान कितना हो गया? 5 हो गया। आप इस तरह से आप याद रखेंगे कि किसी भी AP के पदों के संख्या, किसको? पदों के संख्या को N से सूचित किया जाता है, या आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको सब कुछ बताया हुआ है। तो चलिए इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, हम इसको इरेज कर देते हैं और एक और दूसरे एग्जाम्पल के मदद से हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। लाइन बाय लाइन एक एक बातों को समझेंगे। यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, तो एक AP आपको क्या कर दिया? लिख दिया। AP है, देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि A1 का मान कितना है, तो A1 देखिए, इसको बोलेंगे हम A1, इसको बोलेंगे A2, 6 को बोलेंगे A3, 8 को बोलेंगे A4 और 10 को बोलेंगे A5। ठीक है, और ये 12 जो है वो हो जाएगा A6। तो इस तरह से A1 का जो मान है वो 2 हो गया, A2 का मान 4 हो गया, A3 का मान 6 हो गया, A4 का मान 8 हो गया, A5 का मान जो है 10 हो गया और A6 का मान कितना हो गया? 12 हो गया। वहीं पर बात किया जाए कि N कितना है, अभी हम आपको बताएं कि N क्या होता है। तो N अभी हम आपको बताए हैं कि पदों के संख्या को N कहते हैं। तो यहाँ पर N का मान कितना हो गया? तो 6 हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें 6 पद है। 1 2 3 4 5 6 पद है, इसीलिए यहाँ पर N का मान जो है कितना हो गया? N बराबर 6 हो गया। दूसरा AN क्या होता है अभी हम आपको बताए हैं। तो AN अभी हम आपको बताए हैं कि AN जो है वो अंतिम पद को AN हम बोलते हैं। अंतिम पद को या तो आप AN बोलेंगे या नहीं तो L बोलेंगे। ठीक है, तो AN का मान कितना हो गया? यहाँ पर 12 हो गया, क्योंकि अंतिम पद है। और D बात किया जाए, D कितना होगा, तो D के बारे में आपको अभी हम बताएं कि D कैसे निकालते हैं। A2 - A1, तो D है A2 - A1 निकालते हैं। तो A2 का मान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 4 है, तो 4 - A1 का मान 2 है, तो 4 - 2 यानी कि कितना हो जाएगा? D का मान 2 हो जाएगा। चलिए अब जो है आगे क्या कुछ दिया गया उसको हम देखते हैं।
तो यहाँ पर आप संकेत समझ गए। और आप याद रखिएगा डी निकालने का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। या फिर आप इसको इस तरह से कंसेप्ट से भी याद रख सकते हैं, डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। कहीं भी आपको किसी को भी सारवंतर श्रेणी जो है समांतर श्रेणी आपको दे दिया गया और आपको बोला जाए कि भाई डी निकालो, यानी कि जो है सारवंतर निकालो, तो याद रखिएगा कि अगला पद माइनस पिछला पद, कहीं भी बैठ जाइए और अगला पद माइनस पिछला पद कर दीजिए, तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको जो है डी का मान मिल जाएगा। दूसरा बात और काफी महत्वपूर्ण बात और ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो कहाँ से बनेगा, जब आप फार्मूला और कंसेप्ट पूरा जो है याद रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव को बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव का क्लास तो आपका चल भी रहा है, तो उसमें भी आप देखते होंगे कि ज़्यादा फार्मूला और कंसेप्ट से ही आपका काम चल जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि एपी का व्यापक रूप जो है वो होता है A, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट होता है। मतलब देखिए एपी का जो व्यापक रूप होता है वो पहला पद क्या होता है, A होता है, दूसरा पद A प्लस डी होता है, तीसरा पद A प्लस 2D होता है, तो चौथा पद A प्लस 3D होता है। मतलब अगर पहला पद निकालना तो सीधा आप A लिख दीजिए, दूसरा पद अगर A दे दिया, आपको A दे दिया और D दे दिया, तो आप समांतर श्रेणी बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर आपको दे देते हैं कि A का मान जो है वो है आपके पास जो है, मान लीजिए कि A का मान आपके पास जो है 3 है और D का मान हम आपको दे देते हैं 2। D का मान कितना दे देते हैं, 2 दे देते हैं। और तब आपको कह दें कि क्या निकालो, AP निकालो, क्या निकालो, AP। तो जो पहला पद होगा आप कैसे निकालेंगे, पहला पद जो है वो सीधा A1 कैसे निकालेंगे, A ही आपका क्या होगा, A1 होगा, तो A का मान 3। दूसरा पद आप कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद आप देख सकते हैं कि निकालने के लिए A प्लस डी करना, आपको क्या करना, A प्लस डी। तो A प्लस डी करेंगे तो A प्लस डी, यानी कि आप देख सकते हैं कि A का मान आपके पास है 3, तो A का मान 3 रख देंगे, प्लस डी, तो D का मान आपके पास 2 है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और तीसरा पद कहेगा निकालने के लिए, तो तीसरा पद निकालने के लिए देखते हैं A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D, तो A प्लस 2D होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 2D। और तब यहाँ पर क्या करेंगे, A का मान आप देख सकते हैं कि क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, प्लस 2 गुने D, तो D का मान आप यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं कि 2 है। तो क्या होगा, 3 प्लस और 2 दूना 4, तो 4 3 कितना होगा, 7 होगा। तो पहला पद आपका हो गया 3, दूसरा पद हो गया 5 और जो तीसरा पद है वो क्या हो गया, 7 हो गया। और सभी के बीच में आप देख सकते हैं कि 2 2 का अंतर है। इसका मतलब 3, 5, 7 एक क्या बन गया, यह एक बन गया, AP बन गया। और इस तरह से आप आगे के पद को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपली आपको याद यह रखना है कि AP का व्यापक रूप जो होता है वो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट होता है किसका, AP का व्यापक रूप। दूसरा चीज आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी सूची AP में होगा यदि उसका सारवंतर बराबर हो। यह लाइन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ लाइन है। यहाँ पर इस लाइन को डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। कैसे पूछा गया था, चलिए अभी हम आपको क्या करते हैं बताते हैं। ये जो लाइन है डायरेक्ट एग्जाम में इसको पूछा था, क्या किया था, लिखा था इसे, कोई भी सूची AP में होगा यदि उसका सारवंतर डॉट हो, यहाँ पर डॉट कर दिया था और ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन बराबर दिया गया था, तो वहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाता, बराबर हो जाता। तो याद रखिएगा कोई भी सूची जो है, श्रेणी, सूची को आप श्रेणी भी बोलते हैं, कोई भी श्रेणी AP में होगा कब, यदि उसका सारवंतर बराबर हो। तीसरा बात आप यहाँ याद रखेंगे, यह काफी महत्वपूर्ण चीज है और यहाँ पर आपको हम अच्छा से इसको एक्सप्लेन भी करके बताएंगे। जो आप यहाँ पर इस चीज को देखिए, ये जो आपका पॉइंट है महत्वपूर्ण, बोला जाए यदि ABC AP में है तब B बराबर A प्लस C बट्टे 2 और B A तथा C का समांतर माध्य होता है। क्या याद रखेंगे आप, यदि कोई 3 संख्या ABC अगर AP में है तब आपको क्या करना है, B अगर निकालना है तो B बराबर क्या होगा, A प्लस C बट्टे 2 होगा और B जो है कौन चीज, तो B जो है A तथा C का क्या होगा, समांतर माध्य होता है। क्या होता है, समांतर माध्य होता है। यह जो है आप याद रखेंगे। इसमें जैसे देख लीजिए कि हम आपको 3
इसको पूरा क्लियर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5, 10 और 15 यह 3 संख्या, इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। 3 संख्या हम आपको दे दिए और तीनों एपी में है। 5-5 का अंतर है, 5, 10 और 15 तीनों एपी में है, 5-5 का अंतर है। तो अब होगा क्या, सो समझिए। यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि जब इस तरह का स्थिति आएगा और यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, तो बीच वाले पद को गायब कर दिया गया। ठीक है, बीच वाले पद को गायब कर दिया गया, बी वाला जो पद था उसको गायब कर दिया और यहाँ पर मान लीजिए कि बॉक्स टाइप से क्या करेगा, बना देगा और बोलेगा कि भाई बताओ कि यहाँ पर खाली स्थान में यानी कि बॉक्स में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, बी निकालना है। तो बी निकालने का फॉर्मूला हम ऊपर बता दिए, ए प्लस सी बटे 2। तो ए प्लस सी बटे 2, तो ए का मान 5 है और प्लस सी, तो सी का मान कितना है, 15 है और बट्टे में करेंगे आप 2। तो क्या होगा, 5 और 15 क्या हो जाएगा, तो 20 होगा और 20 बट्टे 2 कितना हो जाएगा तो 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा और पहले भी आपका कितना था, तो 10 था। तो देख लीजिए कितना आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो फार्मूला है b बराबर a प्लस सी बट्टे 2a, इस फार्मूला का यूज कहाँ पर करेंगे हम, जब किसी भी एपी में जो है बगल वाला 2 पद दिया गया होगा और बीच वाला पद आपको निकालना होगा। तो इस फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो b है वो a तथा c का क्या कहलाएगा, तो समांतर माध्य कहलाएगा। यह भी आप याद रखेंगे। चलिए अब अगले चीजों को समझते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा एक होता है an, क्या होता है an, और an क्या होता है अभी हम आपको बता करके आए हैं। an जो है वो किसी भी एपी का अंतिम पद होता है। किसी भी एपी का क्या होता है, अंतिम पद होता है। किस an के बारे में अभी हम आपको बता के आए हैं कि an किसी भी पद एपी का अंतिम पद होता है। और जब कभी भी आपको अंतिम पद निकालने के लिए बोले तो आप याद रखिएगा कि an का जो सूत्र होता है, an निकालने का होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। और दूसरा Sn का भी फार्मूला आपको याद रखना है। किस चीज का, तो Sn का फार्मूला, Sn क्या होता है, n पदों का योग होता है। तो Sn का फार्मूला आप याद रखेंगे n बट्टे 2 इंटू a प्लस an होता है। ये क्या है, तो Sn का फार्मूला है। अब इसका जो है 2-3 रूप आपको देखने को मिलता है। इसका 2-3 रूप देखने को मिलता है। देखिए मेन जो सूत्र है वो यह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन सूत्र क्या है, यह है। क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर एक बात जो है, मेन फार्मूला क्या है, Sn है। Sn बराबर n बट्टे 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह मेन फार्मूला है। ठीक है, Sn का आप देख सकते हैं कि यह भी Sn का फार्मूला है, यह भी Sn निकालने का फार्मूला है और यह भी Sn निकालने का फार्मूला है। तो आखिर ये 3 फार्मूला Sn निकालने का क्यों बन गया, हम एक फार्मूला से काम क्यों नहीं चला सकते, 3 फार्मूला कहाँ से आया, पहले इस बातों को समझते हैं। यह है एक मेन फार्मूला, ये जो आपका फार्मूला है यह मेन फार्मूला, और इसी फार्मूला से यह दोनों फार्मूला क्या है, निकला हुआ है। कैसे निकला है, सो आप ध्यान से देखिए। देखिए ये जो Sn है आप इसको लिख सकते हैं Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू, देखिए 2a है तो 2a को आप जो ये देखिए ये जो 2a है इसको आप a प्लस a लिख सकते हैं और बाकी जितने भी इसको सेम टू सेम लिख देंगे प्लस n-1 इंटू डी। ये सेम टू सेम आपने लिख दिया। अब आप गौर से देखेंगे एक चीज तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है, तो ये है an, ये क्या है, an है। देखिए a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, an होता है। इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Sn बराबर n बट्टे 2 इंटू ये जो a है ये तो a रहेगा ही रहेगा, इसका मतलब a यहाँ पर लिख लेंगे और ये जो चीज़ है वो क्या है, an है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, an होता है। तो इस चीज़ों के जगहों पे a प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम an लिख सकते हैं। तो ये जो प्लस है ये प्लस का साइन ले लेंगे और क्या लिखेंगे, an लिखेंगे। तो यह एक क्या हो गया, नया फार्मूला आपका बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। एक तो फार्मूला था यह आपका Sn का कौन चीज़, तो Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी था। और दूसरा फार्मूला क्या बन गया, Sn का ही ये दूसरा फार्मूला क्या बना, Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू a प्लस an। और इसी से एक तीसरा फार्मूला यह कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर जो Sn बराबर है, देखिए
n/2 इंटू ए तो है ही, और जो ये an है, an के जगह पर ही हमने इस फार्मूला में l लिख दिया। क्या लिख दिया? l, क्योंकि an को l से भी सूचित किया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस चीज़ों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस l। यह चीज़ आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो बात आप समझ गए होंगे कि Sn का यह फार्मूला मेन है, और इसी फार्मूला से दो फार्मूला निकल के आया हुआ है, एक ये और एक ये। कैसे आया, इस बातों को आप समझ गए होंगे। इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है पहले से, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मोबाइल ऐप पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा करके PDF बार बार पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, और फिर हम लोग जो है अगले क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सॉरी, इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि आपका ये खुल गया, ओपन हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में जो है आखिर क्या होगा, पहले इस बातों को देखिए। एक बेस्ट कंसेप्ट आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि जो भी कुछ होगा इससे आपको यहाँ पर देखिए, A1 को आप A बोल सकते हैं, यानी कि A1 बराबर क्या होगा? A होगा। A2 बराबर क्या होगा? A2 क्या है? दूसरा पद है। ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद। तो A1 बराबर A होगा। A2 बराबर A प्लस D होगा। A3 बराबर A प्लस 2D होगा। A4 बराबर A प्लस 3D होगा। तो आप कितना याद रखिएगा? A4 A5। देखिए, एक यहाँ पर पैटर्न याद रखिए। A1 क्या है? तो A1 बराबर A है, ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। A2 क्या है? तो A2 बराबर आप देख सकते हैं कि A2 बराबर A प्लस D है। A3 A प्लस 2D है। A4 क्या है? A प्लस 3D है। अब एक बात गौर से देखिए, इतना तो सभी में कॉमन है, मतलब A तो सभी में है, लेकिन D के बारे में बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर है 1, यहाँ पर क्या है? 1 है। तो 1 में से जब आप 1 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 0, और 0 को D से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर A प्लस 0 लिख सकते थे, लेकिन 0 लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या? A2 है। देखिए A सभी में होगा, लेकिन D के बारे में गौर से देखिए। यहाँ पर अगर 2 है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा। यानी कि 1 को D से गुना करके 1D यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर A सभी में है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 है। 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो 2 को गुना कर देंगे आप D से, तो 2D यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि A4 है, तो 4 में से 1 घटाएंगे आप तो कितना होगा? 3 होगा, यानी कि 3 होगा, और 3 को D से गुना करके आप यहाँ पर 3D लिख सकते हैं। उसी तरह से आप यह समझ लीजिए कि आखिर An का फार्मूला बना कैसे। तो An का फार्मूला कैसे बना सो समझिए। A तो होगा ही होगा। देखिए यहाँ पर आप A4 A5 A6 A7 A8 करते करते कभी न कभी आप लास्ट जाइएगा, मान लीजिए कि आप An पर पहुंच गए, An पर जाइएगा तो A तो होगा ही होगा। फिर आपको हम क्या बताए हैं कि यहाँ जो भी होता है उसमें से 1 घटाइए। तो 4 था, तो 4 में से आपने 1 घटाया तो क्या हो गया? 3, और 3 को गुना कर दीजिए D के साथ, 3D, और उसको जोड़ दीजिए A के साथ। तो वही काम यहाँ भी आप करेंगे। यहाँ पर A तो आएगा ही आएगा, A रहेगा ही रहेगा, और यहाँ N, तो N में से 1 घटाएंगे तो N-1 हो गया, और उसको आप D से गुना करेंगे तो N-1 इंटू D, और उसको जोड़ दिए A के साथ। तो यह एक फाइनल फार्मूला बना, N बराबर A प्लस N-1 इंटू D। तो ये फार्मूला कैसे बना यह आपने देखा। चलिए यहाँ पर जो आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको आप देखेंगे। आप यह याद रखिएगा कि A1 बराबर होता है S1, ठीक है। A2 बराबर क्या होता है? तो S2 माइनस S1। A3 क्या होता है? तो S3 माइनस S2। और A4 क्या होता है? तो A4 होता है S4 माइनस S3 होता है। एक बात आप यहाँ पर जो है इस पैटर्न को समझिए, रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर A1 है तो यहाँ S1 है, A2 है तो यहाँ S2 है, लेकिन यहाँ क्या उससे 1 कम है, S1 है। यहाँ पर A3 है तो यहाँ S3 है, और यहाँ क्या है? उससे 1 कम S2 है। अगर यहाँ A4 है तो यहाँ S4 है, लेकिन यहाँ पर क्या उससे 1 कम S3 है। उसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाए AN, ये AN है, याद रखिएगा AN, SN नहीं है, ये AN है। तो AN अगर बोला जाए तो आप याद रखिएगा SN, जहाँ यहाँ N है तो यहाँ भी N होगा, और इससे आगे क्या होगा? उसमें से 1 कम होगा। तो यहाँ पर होगा एक फाइनल फार्मूला याद रखिएगा कि SN बराबर S
n-sn-1। ये फार्मूला आप जो है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे आपको काफी जरूरत पड़ेगा, काफी इसका मदद पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो आपका SN का फार्मूला है जो आप पहले ही क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली जो आपका है 5.1 प्रश्नावली 5.1 जो है अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जो जरूर आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।